रहे हैं मार्केट में बहुत सारे एंगल्स हैं हम सब वो डील करते आए हुए हैं। लेकिन कुछ नया भी उसमें आ जाता है। सो एग्जिस्टिंग टैरिफ का तो है ही, लेकिन उसमें कुछ नया नया स्पार्क्स आते ही रहते हैं। लेकिन अभी हम देखें तो मार्केट को क्या चाहिए, क्योंकि मार्केट नर्वस है। तो थोड़े हमने 10-12 सेशंस देखे कि मार्केट ने थोड़ी मूवमेंट दिखाई। क्या लग रहा है आगे जाके कौन सा हम ट्रेंड देख सकते हैं? मार्केट को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा? देखिए, आप सवाल मार्केट के बारे में पूछते हैं, बट मार्केट में दो बड़े दिग्गज प्लेयर है और उनका टोटली अलग आउटलुक है। एक होता है डीआईआई और एक होता है एफआईआई। तो मार्केट क्या है कि इन दोनों की जो लड़ाई मैं कहूंगा मार्केट में होता है, एक की बिकवाली चल रही है, एक की खरीदारी चल रही है। तो इसमें क्या है कि एफआईआई कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जितनी भी डीआईआई खरीदारी करें, उसका मार्केट को उतना ऊपर ले जाने के लिए वो ताकत नहीं है टिल एफआईआई उनका मन बदले। नंबर वन। नंबर टू, डीआईआई भी देखें तो क्या हुआ है कि 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले की बात करें तो जीएसटी के अनाउंसमेंट लाल किले से होने से पहले कंजम्पशन डाउन में था, क्योंकि जितना भी गवर्नमेंट ने टैक्स कट किया, आरबीआई ने रेट कट किया, कंजम्पशन बढ़ ही नहीं रही थी। तो डीआईएस का भी एक आउटलुक उधर थोड़ा न्यूट्रल से नेगेटिव था। मगर जैसे ही 15 अगस्त को वो स्पीच हुआ, फिर उसके बाद काउंसिल का मीटिंग हुआ और 22 तारीख तक सब करने की बात करी, तो स्पेसिफिक ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल या कंजम्पशन एफएमसीजी वाले सेक्टर में एक तेजी आई है। तो आप 1 महीने 1.5 महीने का रिटर्न देखें तो वहीं पे आ गया। मगर क्या है कि डीआईएस ने अप्रैल में जून में ऑलरेडी ज्यादातर अपना कैश को डिप्लॉय कर दिया था बाकी के क्षेत्र में, जैसे शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, ऐसे बैंक। तो क्या होगा कि यहाँ खरीदने के लिए उनको कुछ बेचना पड़ा। तो इसलिए डीआई की खरीदारी के बावजूद आपको मार्केट में एक सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो इसलिए ओवरऑल आपको लग रहा है कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। तो ये दो है चीज जो सामने दिख रहे हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि ये स्थिति कंटिन्यू होगी? बिल्कुल। क्योंकि चीज क्या है कि हर महीने जो सेम है, 25, 26, 27 हजार करोड़ एसआईपी बुक है। उसके अलावा थोड़े बहुत 10-15 करोड़ लमसम आते हैं। तो डीएस के पास यही पैसा आ रहा है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, आप मार्केट में भी हम ज्यादा निफ्टी और सेंसेक्स की बात करते हैं, मगर याद रखिए कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास ज्यादातर पैसा मिड एंड स्मॉल कैप में आता है। तो वो भी उतना लार्ज कैप नहीं खरीद सकते जितना एफआईएस बेच रहे हैं। तो ये सब कुल मिला के इस मार्केट को एक कंसोलिडेशन फेज में लेके जा रही है। जितनी भी अच्छी खबर है, उसके बावजूद मार्केट ओवरऑल नहीं बढ़ रहा है इन्हीं चीजों के कारण। और आने वाले दिन में अनलेस आपको ये टैरिफ की सिचुएशन में कोई पॉजिटिव चीज नहीं सामने आए, एफआईएस का रुझान बदलने नहीं वाला है। क्योंकि उन्होंने जो आज की 5.5-6%, 6.5-7% की जो ग्रोथ हम दिखा रहे हैं, जो मजबूती से है, टैरिफ के बावजूद वो ग्रोथ तो कायम है। सभी एसएनपी से लेकर फिच से लेकर सब कह रहे हैं कि इंडिया का 6.5 to 7% ग्रोथ रेट तो कायम है। मगर एफआईएस ने एक फ्यूचर जो 7-8-10% जा सके जीडीपी ग्रोथ हमारी, उसको डिस्काउंट कर दिया था कुछ सालों से ही। तो नेचुरली वो नाराज है कि यहाँ पे ग्रोथ अटक गई है इसी लेवल पे। और उसका मेन कारण है टैरिफ। क्यों? क्योंकि यूएस एक सिंगल अर्थव्यवस्था, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी 30% उसका हिस्सा है, एक ही देश। तो अनलेस आप यूएस को ऐसा मार्केट अटैक कर सके, उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके, हमारी ग्रोथ वो 8-10% की लेवल पे नहीं पहुंच सकती है। मानते हैं कि ये 6, 6.5, 7 ये तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं हम जीएसटी कट से, या फिर इनकम टैक्स कट से, या कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन से, या करेंसी डिप्रिसिएशन से। इन सब हथियार लेकर हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मगर अगर तेजी से हमारी इकोनॉमी को बढ़ना है, तो जरूर ये ट्रेड में एक गठबंधन अमेरिका के साथ आना ही है। एफआईएस की मान लेंगे बात कर रहा हूँ। नहीं तो एफआईएस इतनी तेजी से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लिए इंडिया एक ग्रोथ इकोनॉमी है। और वो ग्रोथ की ग्रोथ यानी पीईजी रेशियो देखते हैं, वो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल करते हैं, उसको ग्रोथ से डिवाइड करते हैं। वो ऑलरेडी इस लेवल पे प्राइस में आ चुकी है। अब इससे ऊपर आपको एक लेवल मूव अप होना है, तो एफआईएस की एक जबरदस्त खरीदारी शुरू होनी चाहिए। और वो जब तक टैरिफ की माहौल बदलती है, जब तक मुझे बहुत स्ट्रांगली नहीं दिख।
टैरिफ का एक सर्टेनिटी आना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कह रहे हैं तो एफआईएस की री एंट्री हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें सुनील जी, तो एफआईएस का जो वॉलेटाइल नेचर रहा है, आई थिंक हम क्वाइट यूज्ड टू हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो इंडिया की तरफ रुझान रही है वो येस नो जैसे रही है, राइट। जो चिंता करवा रहा है वो है डीआईआई का नेचर, क्योंकि उनका वो नेचर नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही अपना मार्केट चल रहा है अभी। क्या लगता है जो भी ये जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं और जो ग्रोथ स्टोरी अगर हम देखें भारत की तो बहुत रोबस्ट है, तो कहाँ निवेश कर रहे हैं वो लोग जो अभी जो भी कामकाज हो रहा है मार्केट में, और आप कहाँ कर रहे हैं अभी इन्वेस्ट? ठीक है, मैं कहूंगा कि डीआईएस के बारे में आप फिक्र मत कीजिए कि वो वैसा खरीदारी करते रहेंगे, तो वहां पे कोई बदलाव नहीं आएगा। मगर क्या है कि उनको, जैसे मैंने कहा, जो सेक्टर में अभी जीएसटी के कारण एक पॉजिटिविटी है, वो है ऑटो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और एफएमसीजी। ये ही मेन बेनिफिशियरीज है इनकी, और फेस्टिवल सीजन भी सामने है, तो इसलिए मेरे मन में वो लोग सभी उधर ही पैसा डाल रहे हैं। मगर जैसे मैंने कहा, बड़ी संख्या में उनको अगर खरीदना है तो किसी और सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग करके ही वो कर सकते हैं। इसलिए वो सेक्टर रोटेशन हो रहा है, और ये मान लीजिए हो ही जाएगा, क्योंकि फ्रेश उतना पैसा नहीं आ रहा है। मैक्सिमम आपको डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को क्या 40-50 हजार करोड़ ही आ रहे हैं ना। तो हर दिन अगर एफआईएस 2,000 करोड़ बेचेंगे तो महीने में बन जाता है 50,000 करोड़। तो उसको भी पूरा ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका पैसा है मिड एंड स्मॉल कैप का, जैसे मैंने बताया। तो एक स्थिति ओवरऑल मार्केट की एक कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड नैरो रेंज में ही चलती जाएगी, ज्यादा गिरेगी नहीं, क्योंकि किसी भी सेक्टर में भयंकर सेलिंग होती है तो डीआईएस स्टेप इन करके इसको सपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो मेरा मानना है कि ये वही हो रहा है। और अगर आप अभी शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ये हाईली स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक प्ले होगा। अब मेरा मानना क्या है कि ये कंजम्पशन स्टोरी एक तरह डिस्काउंट हो चुकी है, और भी बढ़त हो सकती है, मगर एक नॉर्मल सा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जो इमीडिएट स्पाइकअप होना था ऑटो उन सेक्टर में देख लिया आपने। तो अब जो मैं कहूंगा निवेशक को, अगर आपको डिप्लॉय करना है तो थोड़ी एक मीडियम टर्म की आउटलुक आप मन में रखें। और उसकी मैं आपको चित्र दिखाता हूँ कि क्या होगा। कि देखिए, इस क्वार्टर की जो सितंबर एंड की जो अक्टूबर 10 से अर्निंग सीजन शुरू होगी, उससे ज्यादा उम्मीद न रखे, क्योंकि सितंबर 22 तक तो पीपल ने अपना कंजम्पशन को पोस्टपोन कर लिया। तो हर कंपनी की जो नंबर्स आएगी, खाली 8 दिन के सेल होंगे इफेक्टिवली इस महीने के, तो ज्यादा उम्मीद इस अर्निंग सीजन पे नहीं रखना चाहिए। मगर दूसरी बात है कि अब तक जो खबर आ रही है कि सेल्स बहुत बढ़िया जा रही है, क्रेडिट कार्ड की स्पेंड देखे, ऑटोमोबाइल की सेल देखे। मगर ये देखना है, और ये आपको चीज जनवरी 10 से जो अर्निंग सीजन शुरू होती है, अगले सीजन, वहीं पे आपको दिखेगा कि क्या ये सेल्स मार्जिन के लॉस के साथ बढ़ी है या मार्जिन प्रोटेक्टेड है। तो वो एक अनसर्टेनिटी है। और आपको दिवाली तो अक्टूबर 20 को है, क्रिसमस तो दिसंबर एंड में है। तो जनवरी के अर्निंग सीजन में आपको साफ दिखेगा कि क्या ये कंजम्पशन वाली जो कहानी है, वो मार्जिन को सैक्रिफाइस करके टॉप लाइन बढ़ा है, या मार्जिन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लोग। तो उसके ऊपर ये कंजम्पशन सेक्टर की अगली एक ग्रोथ स्टोरी वहीं से आपको शुरू होगी, राइट। तो कहाँ निवेश करना है, क्या गारंटीड है? जैसे आपके नंबर्स बता रहे हैं कि टॉप लाइन ग्रोथ, कंजम्पशन, ओवरऑल ब्रॉड कंजम्पशन की अच्छी रहेगी, चाहे वो एफएमसीजी हो या कंज्यूमर ड्यूरेबल हो या ऑटो हो, राइट। तो उस टॉप लाइन ग्रोथ से क्या इम्पैक्ट होगा कि देश की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। तो सेल्स से जब कैपेसिटी बढ़ती है तो प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स मेरे ख्याल में 6, 8, 9, 10 महीने में एक अच्छी शुरुआत कर लेगी। तो अब से आपको एक कॉन्फिडेंस बेट है, क्योंकि अभी किसी का ध्यान वहां पे नहीं है, कि सबका ध्यान कंजम्पशन पे है। तो जी ઓફકોર્સ, તો ઓફકોર્સ જે ડોમેસ્ટિક ફેસિંગ સેક્ટર્સ ઓટો છે, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ છે, એફએમસીજી પર છે, તમે ધ્યાન રાખી શકો છો। जी सुनील जी आप सुन सकते हैं? तो मैं कहता सेकंड सेक्टर जो इससे बेनिफिट लेगा। हाँ, मैं सुन सकता हूँ। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हेलो।
आ रही है ना? हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो सेकंड सेक्टर जो इसके पीछे अच्छा चलेगा, वो है पब्लिक सेक्टर बैंक। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स जो होते हैं, वो छोटी-मोटी कंपनियाँ ही है। तो एसएमई और एमएसएमई सेगमेंट को ऑर्डर मिलेगी इससे, मगर फाइनेंस उसको करेगा पब्लिक सेक्टर बैंक। क्योंकि बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी, उन ये सेगमेंट को उतना जानते नहीं है और उतना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनका नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक उधर लेंड करेंगे कि उनकी लोन ग्रोथ बहुत अच्छी बढ़ेगी। और यहाँ पे क्या है कि लेंडिंग रेट्स भी 12-14% होते हैं, तो उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी आप एक्सपेंशन देख पाओगे। तो थोड़ा लंबी अवधि से जब ये प्राइवेट सेक्टर कैपिटल किक ऑफ होता है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक, तो मैं कहूंगा कि आज अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक खरीदेंगे, क्योंकि उधर अच्छी खबर और भी आ रही है। क्या, एक तो गवर्नमेंट एफडीआई का लिमिट उधर 20% बढ़ा रही है, 20% से, वो एक बात है। सेकेंड बात है कि मर्जर्स की बात भी हो रही है पब्लिक सेक्टर, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज उनको बनाने की जरूरत है आज, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके कैपिटल रेज करे। तो पब्लिक सेक्टर के लिए एक हवा अच्छी बदल रही है अभी। तो मैं कहूंगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक आपका सेकंड पिक होना चाहिए। और तीसरा पिक है, इसी जीएसटी के कट के साथ आपको देखिए तो सीमेंट ऐसी चीजों में भी आपको जीएसटी कट हुआ है। मगर अब रियल एस्टेट सेक्टर, जहां पे बैंक की ईएमआई प्लस ये सब चीज आके रियल एस्टेट सेक्टर में बूस्ट कर सकती है, मगर आज नेगेटिव है। क्योंकि एक पोलराइज्ड है रियल एस्टेट सेक्टर, खाली बड़े घर, बड़े विला ऐसी चीजें बिक रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग में एक कोई तेजी नहीं है और कोई रियल एस्टेट डेवलपर उसको प्लान नहीं कर रहा है। मगर आने वाले दिन में जैसे ये फेस्टिवल सीजन खत्म होती है, क्योंकि अब एक नेगेटिव वक्त है, मानसून के कारण ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी नहीं चलती है, इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर में आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर रहे हैं डीआईआईज, और बाकी सेक्टर में अपने डिप्लॉय कर रहे हैं। मगर ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो इनकम में बेनिफिट होगी आम जनता को, उसके साथ बैंक भी अपना ईएमआई जी में सर। कटौती करेंगे, तो उसका लेवरेज इंपैक्ट घर के सेगमेंट में दिखा है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग मेरे ख्याल में, मगर वक्त लगेगा, क्योंकि रियल एस्टेट डेवलपर्स को नए पार्सल लैंड आउटसाइड सिटी खरीदना है, फिर उसमें प्लॉटिंग डालना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को सपोर्ट कर सके, जो आज तक नहीं है। तो इसमें भी वक्त लगेगा, मगर क्योंकि ये करेक्शन हो रहा है, मेरे लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मेरे लिए ये तीन सेक्टर, इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स, पब्लिक सेक्टर बैंक और रियल एस्टेट, ये एक मीडियम टर्म तौर पर आज के कंसोलिडेटिंग मार्केट में अच्छी बाइंग सिचुएशन दिख रही है। ओके, तो ऑफ कोर्स